हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए तीसरा क्लास होने वाला है और इस तीसरे क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और इन 3 क्लासों से पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 2 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कूट भाषा में यदि KARAN को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में ARUN को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि KARAN को यहाँ पर 45 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम बताएंगे कि ARUN को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि KARAN इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है 45। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनका क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए K का नंबर होता है 11, A का नंबर होता है 1, R का नंबर होता है 18, A का नंबर होता है 1 और N का नंबर होता है 14। फिर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 11 और 1 हो जाएगा 12, 12 और 18 हो जाएगा 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 31 और 14 कितना हो जाएगा 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से आप आसानी से बता सकते हैं कि ARUN को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनका हम नंबरिंग करेंगे और जो भी नंबर आएगा उन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर है A का नंबर होता है 1, उसके बाद में है R का नंबर होता है 18, फिर क्या है U का नंबर होता है कितना 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21। उसके बाद में है N का नंबर होता है 14। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 18 कितना हो जाएगा 19, 19 और 21 कितना हो जाएगा 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा, तो 40 और 14 हो जाएगा 54। यानी कि यहाँ पर ARUN को लिखा जाएगा 54। अब हमें देखना है कि 54 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 54 हमें दिया गया है ऑप्शन A के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन A हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और हमने इस क्लास के अंदर सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोककर बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि 431 से यहां पर 12 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 431 से 12 आया है सेम उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 345 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 431 से यहाँ पर 12 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर 431 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 431 मिलकर बना है 4, 3 और 1 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करिए 4 × 12
12 और 12 एक कम कितना हो जाएगा 12। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 12 आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि 431 से 12 कैसे आया है। यानी कि 431 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखा गया है 12। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि 345 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 345 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा। तो यहाँ पर जल्दी से गुणा करिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 60। अब हमें देखना है कि 60 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 60 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए को 1 लिखा जाता है, एम को 13 और आर को 18 लिखा जाता है तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ए को क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है 1 और ए का स्थायी मान क्या होता है 1 होता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम को क्या लिखा गया है 13 और एम का स्थायी मान क्या होता है 13 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आर को लिखा गया है 18, तो आर का स्थायी मान क्या होता है 18 होता है। यानी कि यहाँ पर इन सभी का क्या किया गया है स्थायी मान लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमें मिशन शब्द दिया गया है इसके सभी लेटर का क्या करेंगे स्थायी मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिशन के अंदर पहला लेटर है एम, एम का नंबर होता है 13। फिर क्या है आई, आई का नंबर होता है 9। फिर क्या है डबल एस, तो एस का मान होता है 19, तो डबल है तो डबल 19। इसी प्रकार से देखिए आई है तो आई का मान होता है 9। फिर क्या है ओ, ओ का मान होता है 15। फिर क्या है एन, एन का मान होता है 14। तो मिशन को क्या लिखा जाएगा, मिशन को लिखा जाएगा 13, 91, 91, 99, 15, 14। अब हमें देखना है कि ये हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए 13, 91, 91, 99, 15, 14 ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत ही आसान प्रश्न था। इनका क्या करना था, स्थायी मान लिखना था। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है यदि आप रीजनिंग के साथ में अपनी जीके और जीएस की तैयारी को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के लगभग 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने इस पीडीएफ की प्राइस रखी है मात्र और मात्र 21 रुपये। आपको 21 रुपये पे करने हैं और आपको 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जीके और जीएस की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करिए और सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि आप नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 12 से यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 28 से यहाँ पर 15 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई
इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 12 के अंदर क्या किया गया है, 2 से भाग दिया गया है। तो देखिए 2 का भाग 12 में देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6, और इस 6 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 7, और ध्यान से देखिए 7 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 28 से 15 यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस 28 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो देखिए 28 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, और इस 14 के अंदर हम +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 और 1 हो जाएगा 15, और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 16 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और इस 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 8 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि आज सोमवार है तो 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि आज सोमवार है तो 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो करेंगे क्या, यहां पर आपको दिनों की संख्या दी गई है, तो इन दिनों की संख्या में आपको क्या करना है, भाग दे देना है 7 का। दिनों की संख्या है कितनी, 65 है, तो 65 के अंदर भाग देंगे 7 का। 7 का ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि वारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए हम 7 का भाग देंगे 65 में। तो यहां पर देखिए 7 का भाग 65 में देंगे तो ये चला जाएगा 9 7 के 63। अब 65 में से 63 जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 2। अब यहां पर देखिए शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो आपको देखिए बोला गया है कि आज क्या है, सोमवार है, तो इस सोमवार में आपको क्या करना है, जो यहां पर शेष दिन दिए गए हैं, कितने, 2 दिन दिए गए हैं, तो इन 2 को आपको जोड़ना है सोमवार के अंदर। तो मेरे भाई देखिए आज क्या है, सोमवार है, सोमवार के बाद में देखिए दूसरे दिन क्या होगा, मंगलवार होगा, और मंगलवार के बाद में क्या होगा, तो मंगलवार के बाद में होगा बुधवार। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर देखिए 65वें दिन कौन सा वार होगा, तो सोमवार के अंदर 2 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, तो 65वें दिन वार होगा बुधवार। अब हमें देखना है कि बुधवार किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर बुधवार हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, और यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मान लीजिए P और Q अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। यदि 24P 12Q 13 बराबर 15 है और 16Q 56P 14 बराबर 20 है, तो 87P 29Q 22 बराबर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर आपको बोला गया है कि मान लीजिए P और Q क्या है, अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर देखिए एक बार हम यहां से इन सभी को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 15 हम कैसे ला सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर यदि हम 12 का भाग दे दें 24 में तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। और उस 2 को इस 13 के अंदर जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अभी हमने माना क्या, पी के स्थान पर तो हमने माना क्या, भाग, ठीक है मेरे भाई। और क्यों के स्थान पर हमने क्या करा, प्लस किया। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, पी बराबर तो हमने पी का मान तो हमने क्या रखा, भाग, और क्यू का मान हमने क्या रखा, तो क्यू को हमने रखा प्लस, ठीक है। अब इस एक एक समीकरण को सोल्व करिए। तो पहली समीकरण है क्या, पहली समीकरण है 24 पी, ठीक है, 12 क्यू 13 बराबर 15। तो पहले इसको सोल्व करिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए पी के स्थान पर हमने क्या रखा, भाग, और क्यू के स्थान पर हमने क्या रखा, प्लस। तो अब इसको सोल्व करिए। यहाँ पर देखिए समीकरण बन जाएगा 24 भाग 12 क्यू का मतलब प्लस, ठीक है, 13 बराबर 15, ठीक है। सोल्व करिए इसको कि बराबर में 15 होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए 12 का भाग देंगे 24 में तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना के 24, यहाँ पर कितना है 13, तो 2 और 13 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण सोल्व हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरे समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई दूसरा समीकरण क्या है, तो वो देखिए दूसरा समीकरण है 16, ठीक है। क्यों का मान हमने क्या रखा, प्लस, तो यहाँ पर हम रख देंगे प्लस है। उसके बाद में क्या है 56, तो यहाँ पर हम रख देंगे 56 है। फिर क्या है, पी है, पी का मान क्या है, पी का मान है भाग, तो यहाँ पर हम रख देंगे भाग। और फिर देखिए भाग के बाद में क्या है 14, और यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 20। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 है, फिर क्या है प्लस है, 14 का भाग 56 में देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 14 चौक 56, 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 हो जाएगा 20। और यहाँ पर देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन सभी को एक बार थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए अभी आपने माना कि पी का अर्थ तो है भाग और क्यू का अर्थ है प्लस। तो अब यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 87 है, तो हाँ सर 87 है। पी का मान क्या है, भाग है, तो यहाँ पर भाग रख देंगे। फिर क्या है 29 है, तो यहाँ पर 29 रख देंगे। फिर क्या है क्यू का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर हम रख देंगे प्लस। फिर क्या है 22, तो यहाँ पर हम रख देंगे 22। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले 29 का भाग देंगे 87 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए 29 दिए कितना हो जाएगा 87, यानी कि 29 का भाग देंगे 87 में तो यहाँ पर चला जाएगा 3 बार। फिर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया प्लस, और प्लस में कितना है, यहाँ पर है 22। तो यहाँ पर देखिए 3 और 22 कितना हो जाएगा, तो 3 और 22 हो जाएगा 25, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं 25, ठीक है। यानी कि 87 पी 29 क्यू 22 बराबर लिखा जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई डाइस से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक यदि आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए। इस प्रश्न को हम आपको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे। जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप एग्जाम में इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि हम इसको सोल्व करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए मेरे भाई, पहला तरीका हमसे क्या पूछा गया है कि 5 ऊपरी फलक पर है, यानी कि संख्या 5 ऊपरी फलक पर है तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 के पास वाली सतह पर क्या है 1 है, तो मेरे भाई इसके विपरीत 1 नहीं होगा तो इसको काट दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर 5 के पास में या 5 की पास वाली सतह पर क्या है 2 है, तो जब 5 के पास वाली सतह पर 2 है तो इसके विपरीत 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में 2 दिया गया है तो ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 के पास वाली सतह पर क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो 5 की पास वाली सतह पर 3 दिया गया है तो 5 के विपरीत 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में 3 दिया गया है तो इसको भी काट दीजिए। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 के पास वाली सतह पर 6 दिया गया है, तो जब 5 के पास वाली सतह पर 6 दिया गया है तो 5 के विपरीत 6 नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को भी हम काट देंगे। बच क्या गया ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है 4।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर, यानी कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 होगा, और 4 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तो है हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ से इन सभी को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है मेरे भाई। और जोन सा भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, दोनों डाइस के अंदर क्या देखना है, कॉमन संख्या। जैसे यहां पर देखिए पहले डाइस के अंदर हमें कॉमन संख्या मिल रही है क्या, 5, तो यहां पर देखिए यहां पर 5 है। इसी प्रकार से देखिए दूसरे डाइस में हमें कॉमन संख्या मिल रही है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 5 और उसके बाद में यहां पर भी हम लिख देंगे 5। अब हम क्या करेंगे, एक एक डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 में, इसमें पहले डाइस में चलेंगे तो 5 के बाद में क्या है 1, तो यहाँ पर हम 5 के बाद में लिख देंगे 1। फिर देखिए 1 के बाद में क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 के बाद में 2। इसी प्रकार से चलेंगे सेकंड डाइस में। यहाँ पर देखिए 5 के बाद में क्या है 3, तो यहाँ पर हम 5 के बाद में लिख देंगे 3। उसके बाद में देखिए 3 के बाद में क्या है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 के बाद में 6। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या लिखी गई है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत है 6 और 6 के विपरीत है 2। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 1 के विपरीत है 3 और 3 के विपरीत है 1। अब कुछ स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो वो क्या कहेंगे, वो यहां पर बोलेंगे कि सर क्या 5 के विपरीत 5 होगा, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। यहां पर 1 से 6 तक की संख्याएं यूज की गई हैं, तो अब यहां पर कौन सी संख्या नहीं आई है, तो यहां पर देखिए 1 से 6 तक की संख्याओं में यहां पर 4 नहीं आया है, तो 5 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 5। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा 4। देखिए दूसरे तरीके से भी क्या आया है, 4 आया है। अब 4 हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब एग्जाम में आपको दोनों तरीके में से जोन सा भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप डाइस वाले प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब आप ऐसे प्रश्न को समझ चुके हो तो अब एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में OFFICE को FFOECI लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में CIRCLE को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि OFFICE इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है FFOECI, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है कि CIRCLE इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि OFFICE यहां पर जो ये वाला शब्द दिया गया है, सेम इस शब्द के अंदर जो लेटर दिए गए हैं वही लेटर आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस शब्द के लेटर से ये वाले लेटर कैसे लिखे गए हैं ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए यहां पर किया क्या गया है, यहाँ पर देखिए O है तो O को लिखा गया है 3 नंबर पर है, फिर है 3 नंबर पर जो F है इसको लिखा गया है 1 नंबर पर है, और यहाँ पर देखिए F है इसको लिखा गया है बीच में ऐसे के ऐसे। यानी कि पहले 3 लेटर हैं उनके पहले लेटर और आखिरी लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है, और बीच वाले लेटर को ऐसे के ऐसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए I को लिखा गया है लास्ट में, E को लिखा गया है फर्स्ट में, और C को लिखा गया है ऐसे के ऐसे बीच में। यानी कि जो लास्ट के 3 लेटर हैं उसमें पहले लेटर को लिखा गया है एंड में, और जो एंड का लेटर है उसको लिखा गया है फर्स्ट में, और जो बीच में लेटर है उसको लिखा गया है ऐसे के ऐसे। अब हम क्या करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले 3 लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर पहले और आखिरी लेटर को तो क्रॉस कर देंगे, और जो बीच में है उसको लिखेंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो आखिरी 3 लेटर हैं उनको भी हम क्रॉस करके लिखेंगे, इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और बीच वाले लेटर को ऐसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आएगा ई, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एल आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए CIRCLE इन लेटर से क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा RICELC। अब हमें देखना है कि ये वाले लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए RICELC ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी कि ये 9वां प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि AFI का संबंध M के साथ में, तो ABA का संबंध किस लेटर के साथ में होगा। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि यहां पर AFI से यहां पर M कैसे लिखा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी का एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए का नंबर होता है 1, एफ का नंबर होता है 6, आई का नंबर होता है 9। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम का नंबर होता है 13। अब 13 से यहाँ पर 169 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस 13 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 169, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और यहाँ पर देखिए 169 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का नंबर 1, बी का नंबर 2 और ए का नंबर 1। अब यहां पर देखिए ये 121 किसका स्क्वायर है, तो ये 121 स्क्वायर है किसका, 11 का। ठीक है, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 11। अब आपको देखना है कि 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पर लेटर आता है के। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम भर देंगे के। अब हमें देखना है कि के किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर के हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि DE का संबंध 10 के साथ में, तो HI का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए, अब 90% स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, वो यहाँ पर देखेंगे कि DE से यहाँ पर बना है 10, कैसे, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लेटर का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए D का नंबर होता है 4, E का नंबर होता है 5। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों लेटर को, यानी कि इन दोनों लेटर की संख्याओं को आपस में जोड़ दें, तो 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इस 9 के अंदर प्लस 1 कर दें तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर दिया गया है। अब यदि यही सेम लॉजिक हम लगा दें HI के अंदर, तो क्या इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, HI का नंबरिंग करेंगे। H का नंबर होता है 8 और I का नंबर होता है 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 और 8 हो जाएगा 17, और 17 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 18 है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 18 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब एक प्रश्न के अंदर एक लॉजिक ना लगे तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तब यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है,
आपने भी दिमाग सही लगाया था। यानी कि यहाँ पर देखिए डी ई से यहाँ पर 10 बनेगा कैसे, तो सबसे पहले डी ई का क्या किया, नंबरिंग किया। डी का नंबर होता है 4 और ई का नंबर होता है 5, लेकिन आपने क्या किया था, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी ई कितने लेटर हैं, 2 हैं, तो इस 20 के अंदर क्या किया गया है, 2 का भाग देकर यहाँ पर लिखा गया है 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, एच आई के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच आई का नंबरिंग करेंगे। तो एच का नंबर होता है 8 और आई का नंबर होता है 9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 अंटे कितना हो जाएगा, 9 अंटे होता है 72, और इस 72 के अंदर भाग देंगे कितने का, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर एच आई कितने लेटर हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 72 के अंदर भाग दे देंगे 2 का, तो यहाँ पर कितने बार चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 72 में भाग देंगे 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी कि 36 दुआ हो जाएगा 72, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।